बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया है। उम्मीद है कि उसको आपने पढ़ लिया होगा। अगर बाय द वे नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके बच्चों जरूर कंप्लीट कर लें। बेसिक बातें यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली तो बेसिक बातें ही हैं। इससे और जब आगे पहुंचोगे तब आपको कुछ 10th में एडवांस, इससे भी एडवांस कुछ 10th में मिलेगा, और उसका भी एडवांस कुछ 11th और फिर 12th में। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो वहां पर आगे इसका बहुत विस्तृत रूप मिलने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि एक आपकी गणित की मुख्य शाखाओं में से एक इसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक चैप्टर नहीं बल्कि गणित की एक शाखा है। ठीक है, गणित की एक पूरी शाखा है। इसको आप बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पर इसकी केवल हमने जैसा कि बताया बेसिक सारी बातें हैं। और यहाँ से एक बार और रिकॉल करवा देते हैं कि बेसिक में कुछ आपने क्या पढ़ा है, जो वीडियो नंबर 1 में पढ़ा है, इससे पहले वो क्या क्या बातें पढ़ी हैं। बच्चों, एक तल होता है। अब हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अगर आपको गहराई में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके आप पहले वाली वीडियो पर जाएं और फिर उसके पूरी गहराई को समझें। बच्चों, ये आपका है कोई एक प्लेन, और अगर हम ये कहें कि इस पर ये आपकी कोई एक संख्या रेखा है। ये क्या है? एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। यहां पर 0 होता है और 0 के आगे इधर राइट हैंड पर हम प्लस पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे हम यहां पर लें 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, और आगे बढ़ते आगे चले जाएं। इसी प्रकार अगर हम अपोजिट साइड में आएंगे तो यहाँ -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, -4, और आगे इधर बढ़ते हुए ये आपका इधर माइनस में जाते हैं नंबर और इधर प्लस में जाते हैं। बच्चों, हमने आपको बताया था कि अगर इस अक्ष को यूं ऐसे टर्न कर दिया जाए, इस सिरे को ऊपर कर दिया जाए, ये सिरा नीचे आ जाए, इस O बिंदु पर इसको पूरा घुमा दिया जाए, इस प्रकार, ये देखो इस प्रकार से घुमा दिया जाए, तो बच्चों होता क्या है? अगर इस प्रकार से घुमा दिया जाए तो ये वाले नंबर कहाँ, देखो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, और 5 और 6 और सब ऊपर की ओर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखो हमारा जो क्षैतिज अक्ष था वो ये देखो ऊर्ध्व अक्ष बदल जाएगा, ये ऊर्ध्व अक्ष। और इसी प्रकार से ये वाला था ना, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर -1 कहेंगे, यहाँ -2, यहाँ पर -3, ये -4, और इसी प्रकार ये नीचे। ठीक है बच्चों, ऐसा ही तो होता है। ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां पर बच्चों ये दोनों जहां पर आप एक दूसरे को कटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूल बिंदु। बोले तो अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं। इसीलिए सदैव इसको U से डिनोट किया जाता है। ओरिजिन मतलब O। ठीक है, मूल बिंदु इसको कहते हैं। इस क्षैतिज वाली अक्ष को X अक्ष कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष जो होती है उसको Y अक्ष कहते हैं। यहाँ पर ये X अक्ष धनात्मक X अक्ष कहलाती है, इधर का ये ऋणात्मक X अक्ष कहलाता है। ऊपर ये धनात्मक Y अक्ष है, नीचे की ओर ऋणात्मक Y अक्ष है। OX क्या है? धनात्मक X अक्ष। OX डैश क्या है? ऋणात्मक X अक्ष। OY क्या है? धनात्मक Y अक्ष। और OY डैश क्या है? ऋणात्मक Y अक्ष है। ठीक है बात। यहां पर आपने देखा होगा कि इन दोनों अक्षों ने इस पूरे तल को 4 भागों में विभाजित कर दिया। बच्चों, कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो यहां से अगर हम देखें OX, ये है ना OX से ऐसे घूमते हुए आए, ऐसे घूमते हुए आए और यहां तक आए, तो यहां से आप देखो ये आपको पहला चतुर्थांश, इसका नाम क्या होता है बच्चों? पहला चतुर्थांश। यहां से घूमते हैं इधर को ऐसे, ये पहला, तो ये फिर सीरियल से दूसरा हो गया, इसको कहते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है आपका ये। ठीक है, ये भी मान्यता मिली है। ऐसा नहीं बच्चों इसको पहला कहने लगो, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, ऐसा नहीं। हम OX अक्ष से इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुइयां देखो ऐसे घूमती है ना, तो घड़ी की सुइयों की दिशा में नहीं बल्कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, OX से सुइयों की विपरीत दिशा में घूमते हुए हम यहाँ पर इन तलों को विभाजित कर लिया हमने। इसको पहला
ये पूरा तल 4 भागों में विभाजित हो रहा है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। ये सारी बातें आपने डिटेल बहुत अच्छे से पिछले वाले वीडियो में सीख रखी है सब कुछ। बच्चों अब यहाँ पर देखो ये पूरा तल है ना, इस तल को क्या कहते हैं? एक्स वाई तल कहते हैं, जिसमें एक्स अक्ष है, जिसमें वाई अक्ष है, इसीलिए इसका नाम एक्स वाई तल भी है। बच्चों इस सब का जो जानकारी दी वो रेने दी कार्तिक, आपके कोई गणितज्ञ थे, उन्होंने, ये जर्मन गणितज्ञ थे, उन्होंने ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस तल को निर्देशांक तल भी कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? निर्देशांक तल भी कहते हैं इसको। ठीक है, एक्स वाई तल कहें या निर्देशांक तल कहें। ठीक है, चलो बच्चों याद रखें कि यहाँ पर जो बिंदु, कभी अगर किसी बिंदु का निर्धारण करा जाए, जैसे हम यहाँ पर ये बिंदु हमारा कोई है और आपसे कोई ये पूछता है कि इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे बच्चों, इस बिंदु को प्रदर्शित करके बताओ कि ये मान लेते हैं ए बिंदु है, इसका क्या लोकेशन है, इसकी क्या स्थिति है, कहां पर है, तो कैसे बताओगे? बच्चों हम ऐसे बताते हैं कि यहाँ ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से हम कितना चले? पहले ये भी मान्यता है कि पहले एक्स अक्ष की ओर चलो। क्या चलोगे? एक्स अक्ष की ओर। फिर एक्स अक्ष के बाद फिर उस बिंदु तक पहुंचना है कि भाई कैसे पहुंचे, तो निश्चित रूप से बच्चों एक्स अक्ष के इधर चलोगे। क्या इस बिंदु पर कभी पहुंच सकोगे? एक्स अक्ष पर तो चलना है, लेकिन निश्चित रूप से इधर चलोगे तभी इस पर पहुंच सकोगे। तो एक्स अक्ष पर कितने चलिए? देखो 1 2 3 इकाई तक चलिए। देखो यही सीध है ना उसकी, 3 इकाई तक इधर चले। फिर इसके बाद ऊपर बढ़ो, यहां से देखो 1 2 3 4, ये देखो 4 का है। यहां से 3 आए ऊपर की ओर, 4 इकाई आए, 3 इकाई इधर आए एक्स पर, 4 इकाई ऊपर की ओर गए, तो यहाँ 4 बच्चों ये बिंदु हमारा 3,4 कहलाता है। किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें दो बातों की आवश्यकता है। हम ये कह सकते हैं कि हमें 2 जानकारियां प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, तब हम यहां पर पहुंच सकते हैं। अगर हमें 2 जानकारियां नहीं है, नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि भाई ऐसे चले जाओ एक्स अक्ष की ओर, क्या ये बिंदु कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। हम एक्स अक्ष की ओर कितने जाएं, वाई अक्ष की ओर कितने जाएं, हमें 2 जानकारियां चाहिए। वो कौन कौन सी? भाई एक्स अक्ष पर इधर जाते हैं 3 इकाई, और फिर इसके बाद वाई अक्ष पर अगर 4 इकाई जाएं तो निश्चित रूप से हम ए बिंदु पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिंदु 3,4 कहलाएगा। याद रखें, कभी इसको ऐसा नहीं कहना है कि भाई पहले इधर चले जाओ फिर इधर चले जाओ, हम यहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बच्चों पहुंच सकते हो, लेकिन ये मान्यता है कि हमेशा जितने भी गणितज्ञ थे ना, उन्होंने सबने एक ही यूनिटी बना के बात कही कि भाई पहले एक्स अक्ष की ओर चलो और इसके बाद फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी को ही आपको लिखना है। पहले एक्स अक्ष पर फिर वाई अक्ष पर। तो यहां से देखो 3 इकाई इधर चली, 4 इकाई ऊपर चले, तब ही इस बिंदु को हम 3,4 कहते हैं। बच्चों 4,3 इसको कभी भी नहीं कहना है। ठीक है, 4,3 कभी नहीं कहना। अगर कोई बिंदु यहाँ मिलता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बिंदु आपका यहाँ पर है, इसकी क्या लोकेशन है बच्चों बता सकते हो? इसकी लोकेशन ये है कि भाई यहाँ से तो हमने बताया कि पहले तो हमें एक्स अक्ष पर ही चलना है। एक्स अक्ष पर चलना, क्या इधर हम एक्स अक्ष पर चलें, क्या कभी इधर पहुंचेंगे? नहीं ना, हमें क्या करना है, एक्स अक्ष की इधर चलना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो पहले हम एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 इकाई चल के यहाँ पर आए, फिर इसके बाद हम ऊपर चढ़े तो देखो 1 2 और 3 इकाई तक ऊपर चढ़े। बच्चों यहाँ पर ये बिंदु पर पहुंच गए, 4 इकाई पहले इधर चले, ऊपर की ओर हम वाई अक्ष पर कितना चले, 3 इकाई। तो यहाँ पर हमने बताया किसी भी बिंदु की जानकारी हम तब दे पाते हैं जब हमें 2 जानकारियां देनी पड़ती हैं कि हम इधर से कितना चले, इधर से कितना चले। तो यहाँ पर हम इधर से चले -4, मतलब ऋणात्मक दिशा में है। ऋण क्या शो कर रहा है? ऋण का मतलब है दिशा शो कर रहा है कि एक्स के इधर धनात्मक दिशा में नहीं गए, एक्स की ऋणात्मक दिशा में गए कितना, 4 इकाई, और इसके बाद वाई की धनात्मक दिशा में कितने गए, 3 इकाई। इसीलिए इस बिंदु का नाम है -4 को। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट मिलता है, यहाँ पर मान लो आपको पॉइंट ये यहाँ पर है, इसको कैसे बताओगे बच्चों? बहुत आसान है। देखो इधर आए -2, फिर नीचे की ओर आए, यहाँ भी देखो 1 और ये 2, इसका मतलब इधर आए बैक में एक्स के ऋणात्मक दिशा में, तो हमें ऋण 2 लिखना है।
और फिर नीचे की ओर कितने आए धन, ये भी ऋणात्मक दिशा है, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, ऋण 2 लिखना है। मतलब ऋण 2 ऋण 2 ये आपका बिंदु है, ये वाला। ठीक है, इसका हमने नाम ए दिया है, इसका नाम हम यहाँ बी दे देते हैं, इसका नाम हम यहाँ सी दे देते हैं। सी बिंदु के निर्देशांक -2, 2 होंगे। बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ पर कहीं कोई बिंदु मान लें, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मान लिया हमने डी बिंदु, अब इसका लोकेशन बताओ बच्चों, ये कहाँ पर है? तो हम कहेंगे कि भाई मूल बिंदु से 3 इकाई तो इधर आए, 1 2 3, और फिर इसके बाद नीचे की ओर हम 2 इकाई आए, तो हमें देखो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई चलना पड़ा और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई चलना पड़ा, तो इसलिए इस बिंदु को हम 3, ऋण 2 कहेंगे बच्चों। ठीक है, आपको याद रखना है, ये जो आपको एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है ना, उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं। जो वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है उसको वाई निर्देशांक कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इतनी बातें हैं बस। केवल क्या कहते हैं, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, ये आपका एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या है? एक्स निर्देशांक। और इस एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम बच्चों और याद रखो, भुज भी इसको कहते हैं। एक्स निर्देशांक कहें या भुज कहें। इसके बाद ये दूसरा निर्देशांक है, उसको वाई निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक कहते हैं। और वाई निर्देशांक कहें या इसको कोटि भी बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, भुज और कोटि, या कहें एक्स निर्देशांक को वाई निर्देशांक। बिंदु को कैसे लिखते हैं? किसी भी बिंदु का इंग्लिश में इसको दूसरा नाम क्या है? बिंदु का दूसरा नाम बच्चों निर्देशांक है। इसको कह सकते हैं ए बिंदु के निर्देशांक। क्या कह सकते हैं? ए बिंदु के निर्देशांक 3, 4 है, जिसमें एक्स निर्देशांक आपका 3 है और वाई निर्देशांक है उसको हम 4 करेंगे। ठीक है, या ये कहें कि भुज 3 है और कोटि इसका 4। इतनी बात ठीक है। पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। या ये कहें कि जो पहला निर्देशांक है उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं, जो दूसरा निर्देशांक है उसको हम वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात भी क्लियर है। इसको हमने क्या बताया पूरे को, इसको एक्स वाई तल कहते हैं या निर्देशांक तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक तल कहते हैं। पता चल गया भाई बिंदु को कैसे कहते हैं। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, या ये कहें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। सदैव आपको याद रखना है कि अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करी जाए तो हमेशा भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होते हैं। यहाँ देखो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में जब बिंदु, कभी भी कोई भी बिंदु होगा प्रथम चतुर्थांश में, तो ये निश्चित बात है कि उसका भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होंगे। यदि यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ये हमारा जो भुज होता है वो माइनस का होता है और जो कोटि होता है वो प्लस का होता है। यहाँ पर ये देखो पहला ऋणात्मक और ऊपर जो आपका एक्स निर्देशांक है वो ऋणात्मक होता है, वाई निर्देशांक है वो धनात्मक होता है हमेशा। दूसरा चतुर्थांश में कोई बिंदु यहाँ पर अगर है, या ये कहें कि अगर ऐसा लिखा है कि -5, 6 किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों आपको बताना है ये द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि भुज आपकी ऋणात्मक है, कोटि धनात्मक है। भुज ऋणात्मक, कोटि धनात्मक, निश्चित रूप से ये द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु होता है। अगर यहाँ तृतीय चतुर्थांश की बात करी जाए बच्चों, तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। यहाँ देख सकते हो -2, -2, मतलब यहाँ पर भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तृतीय चतुर्थांश में भुज कोटि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, जबकि यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में भुज आपका प्लस का होता है और कोटि आपका माइनस होता है। हमेशा याद रखिए, अगर कहीं पर कोई बिंदु ऐसा आ जाए कि भाई 4, -5 किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों आपको कहना है यहाँ पर भुज आपका धनात्मक है, कोटि ऋणात्मक है, इसलिए 4, -5 चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, इतनी बात ठीक है बच्चों। ये सब कुछ आपने जानकारी हासिल की और बस इतनी बेस पर आपकी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं है। छोटी छोटी सी, बड़े मजे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। हमने बताया कि आपका ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आगे पढ़ोगे 10th में इससे और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, आगे पढ़ते पढ़ते मतलब बहुत बड़ी ये आपका गणित का एक पूरा सेक्शन है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखो 3.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम कह सकते हैं बच्चों केवल और केवल 2 प्रश्न हैं, और वो भी 2 ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ आफत वाले हों, एकदम सिंपल से सीधे साधे कुछ प्रश्न हैं बच्चों। इसको हम रब कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसका अगर आपको बहुत डिटेल चाहिए तो पहला वाला वीडियो आप
देख लें इसका, ठीक है। उसका इस वीडियो का पूरा डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर 3.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। यहां पर हमसे ऐसा कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताओगे। बच्चों अलग अलग स्थिति है भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी टेबल लैंप किस स्थान पर रखी गई हो, जहां पर भी आप बना के दिखा दो तो वहीं पर आपको बता देना है कि भाई हाँ भाई यहाँ पर है। ऐसे देखो, ऐसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई, चलो सीधा सीधा बना देते, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई टेबल है, ये ठीक है, ये हम इस पर पढ़ रहे हैं। अध्ययन टेबल हमारा है जिस पर हम बैठ के है ना अपनी बुकें रख देते हैं इस पर और चेयर पर बैठ के हम पढ़ते हैं। और टेबल पर ही निश्चित रूप से लैंप रखा जाता है, टेबल पर लैंप रख के और हम अपना उससे पढ़ते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा कहीं यहाँ पर टेबल रखा है, मान लेते हैं कि हमारा कोई टेबल यहाँ पर इस जगह पर रखा है, ठीक है। ये हमारा कोई टेबल है, सॉरी लैंप है, ये क्या है बच्चों, लैंप है। मान लिया कि यहाँ पर हमारा लैंप है। अब हमें ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर हो, हमने मान लिया यहाँ पर है। कोई बच्चा यहाँ पर बना सकता है, कोई बच्चा यहाँ रख के बना सकता है, कोई यहाँ रख के, कहीं भी रख लो और उसको बताओ कि भाई कहाँ पर है ये। बच्चों कैसे बताते, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी बिंदु की लोकेशन बताने के लिए हमें दो जानकारियों की आवश्यकता होती है। जब वो दोनों जानकारियां अगर हमें मिल जाएं तो हम निश्चित रूप से उस बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। मतलब इस टेबल लैंप की स्थिति हम तब बता सकते हैं कि इस वाले, ये हमारी देखो ये क्या होगा, एक तो हमारी पूरी जो टेबल है ना, टेबल का एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होगा, और बीच में कहीं टेबल रखी होगी, कहीं पर भी इसमें टेबल पर ये हमारा लैंप रखा होगा। तो बच्चों हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप किसी को बताओ कि भाई हमारे मेज पर जो टेबल पर हमारा ये लैंप रखा हुआ है, वो किसी को बताओ कि भाई ऐसा है किनारे से ये करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। आपको ये बताएं, अगर किसी को आप बता दो कि भाई हमारा जो ये लैंप रखा है ना, ये लैंप कहाँ रखा है, इस किनारे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो ये बच्चों अधूरी दूरी हो जाए, ये अधूरी आपकी जानकारी हो जाए कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। भाई 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बच्चों यहाँ भी रखा हो सकता है, यहाँ पर अगर रखा हो तो अभी तो आप बताओगे कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ रखा हो तो अभी आप बताओगे कि इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ रखा है तो आपने बताया कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बच्चों अभी आपकी पूरी जानकारी नहीं है, आपने पूर्णतया नहीं बता पाया कि ये हमारा लैंप किस जगह पर है। यहां से तो इस किनारे से तो आपने बता दिया कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन और एक जानकारी हमें जरूरत है, दूसरी जानकारी। अरे भाई बहुत ज्यादा हवाई जहाज निकल रहे हैं, चलो अब देखो बच्चों, यहां पर अगर हमारा ये लैंप रखा हुआ है और हमने किसी को ये बता दिया कि इस किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बच्चों ये जानकारी हमारी अधूरी रह गई, अभी हमने पूरी जानकारी नहीं दे पाई उसको। अगर हमें ये बताना है कि हमारा बिल्कुल यही फिक्स पॉइंट है जिस पर हमारा ये लैंप रखा है, तो हमें एक जानकारी और बतानी पड़ेगी कि यहां से इस वाले किनारे से ये कितनी दूरी पर है, ऐसा हमें और बताना पड़ेगा। एक जानकारी से बात हमारी हासिल नहीं हो रही है, हमें दूसरी भी जानकारी और देनी पड़ेगी। हमने आपको बताया कि किसी भी बिंदु की जानकारी देने के लिए हमें दो जानकारियां देनी पड़ती हैं, तब हमें ये पता चल पाता है कि वो बिंदु कहां पर है। यहां पर लैंप रखी है, उस लैंप की स्थिति को अगर हम बताना चाह रहे तो हमें पहले इस वाले किनारे से यहां तक की हमें दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए और यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हम इस बिंदु की जानकारी पूर्णतया दे पाएंगे। बच्चों हम ये मान लेते हैं ये हमारा ये किनारा है ना, इससे यहां पर ये देखो 1 2 यहां से 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और ये आपका यहां पर हम मान लेते हैं 6। ठीक है, ये आपका ये मान लेते हैं ये 0 है। ठीक है, और हम यहां से इधर बढ़े 1-1 सेंटीमीटर का, थोड़ी देर के लिए मान लो कि पैमाना हमारा 1 सेंटीमीटर,
ये 1 सेंटीमीटर, ये एक करके हमने यहाँ पर बराबर बराबर दूरी पर देखा। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी तक हम जब चले तो हमें देखा कि लैंप ये हमारा रखा है ना बिल्कुल एकदम सीधे में आ रहा है। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ से जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, इस किनारे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ से 1, 2 और यहाँ 3 इकाई पर रखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ अब निश्चित बात हो गई कि इधर हम 6 इकाई चले, इधर हम 3 इकाई चले, तो ये बिंदु हमारा 6,3 है। कितना है? 6,3। तो अब हमें पता चल गया कि लैंप हमारा कहाँ रखा हुआ है। इस वाले किनारे से 6 इकाई इधर आओ और इस वाले किनारे से 3 इकाई ऊपर की ओर जाएं तो निश्चित रूप से ये लैंप हमारा मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारा लैंप रखा है कहाँ पर रखा है? इस वाले किनारे से मान लेते हैं ये हमारा O, इस पर A डाल लें, यहाँ पर B डाल लें और यहाँ पर C डाल लें। ये टोटल टेबल है। टेबल से जो OC है ना, OC किनारा उससे 6 इकाई की दूरी पर है। ये यहाँ से यहाँ तक 6 इकाई की दूरी पर है और यहाँ से यहाँ तक ये 3 इकाई की दूरी पर जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें यहाँ पर टेबल लैंप रखा हुआ मिल गया। ये लैंप कहाँ पर रखा मिला? इधर से जब हम चले 6 इकाई इधर की ओर और ऊपर की ओर 3 इकाई चले तो यहाँ में 6,3 बिंदु जहां पर दिखाई दे रहा है वो हमारा टेबल लैंप रखने का जगह है। टेबल लैंप कहां पर रखा है? 6 इकाई OC से 6 इकाई चले, OC से 6 इकाई चले और OA से 3 इकाई ऊपर की ओर चले तो यहाँ पर टेबल लैंप जहां रखा है उसका स्थान पता चल गया। तो अब हम इस प्रकार से यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। कोई बच्चों अगर कोई छात्र यहाँ पर अपनी टेबल की लैंप बना ले, भाई यहाँ पर लैंप बना दे और यहाँ पर आपको अगर दिखानी है तो क्या बताओगे? तो बताएंगे कि भाई OC से इधर की ओर हम कितना 2 इकाई चले और ऊपर की ओर 1, 2, 3 इकाई चले तो हम इसको कहेंगे भाई ये 2,3 बिंदु पर यहाँ पर लैंप रखा है। अगर यहाँ पर लैंप रखोगे तो यहाँ पर लैंप रखोगे तो 2 इकाई इधर और 2 इकाई कहाँ पर? OA की दिशा में। देखो OA ये दिशा है ना, OA की दिशा में हम 2 इकाई चले। OC की दिशा में कितना चले? 3 इकाई चले। तब हमारा ये टेबल लैंप यहाँ पर आपको दिखाना है। अगर यहाँ ना बनाए, यहाँ बना के दिखा दो तो यहाँ पर आपको 2,3 इकाई लिख के दिखा देना। बात आई समझ में? कभी किसी बिंदु की हमें अगर स्थिति पता करके बतानी है तो हमें 2 जानकारियों की जरूरत है कि भाई हम यहाँ से दाएं हाथ की ओर कितना चले, बाएं हाथ की ओर कितना चले। ऐसे भी तो कह सकते हैं पूरब की ओर कितना चले, पश्चिम की ओर कितना चले। जितनी जो भी स्थितियां हैं उनको आपको दिखाना पड़ता है। दोनों स्थितियों को बताना है, एक स्थिति से काम हमारा नहीं चल सकता। बात क्लियर हो गई? तो आप बता सकते हो कि हम टेबल लैंप हमारा कहाँ रखा है, बता सकते हो। इसमें अब तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये हमने मान लिया कि A बिंदु है जिस पर हमने टेबल लैंप अपना रखा है। ठीक है, कहाँ पर टेबल लैंप रखा है? इधर देखो ये 1 है, इधर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और आगे की ओर चलते जाओ ये आपका। ठीक है, और इसी प्रकार इधर की ओर भी हमें आगे चलना है। तो ये यहाँ पर हमने मान लिया हमारा ये टेबल रखा है और इस टेबल पर जो लैंप रखा है वो A बिंदु पर रखा है। तो आपको यहाँ से लिखना है OC। ये क्या है? OC। और ये क्या है? OA। तो आपको लिखना है बिंदु O से OA की दिशा में 6 इकाई, OA की दिशा में 6 इकाई तथा OC की दिशा में 3 इकाई दूरी पर बिंदु A और जिसके निर्देशांक हैं 6,3 पर लैंप रखा है। आपको यहाँ इस तरीके से लिख के बता देना है, एकदम स्पष्ट बात। बताओ बच्चों इसमें कोई समस्या हो तो? ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसके के बाद यहाँ पर एक इसमें और प्रश्न है। हम कह सकते हैं इस एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 और उसका ये तो है पहला प्रश्न। एक आपका दूसरा प्रश्न और है जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। 2 ही प्रश्न है बस, ज्यादा नहीं है। दूसरे प्रश्न की बात करें, देखो बच्चों इसको रब कर दें, ये आपका पहला प्रश्न था। इसको रब करके
अब हम लोग दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर इसका भी आंसर देखो इसी प्रकार से देना है। देखो दूसरा प्रश्न बच्चों पहले पढ़ो अच्छे से, फिर पता चलेगा कि भाई इसमें क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न यहां पर नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यहां पर ऐसा लिखा है, सड़क योजना, मतलब कोई सड़क की योजना है। क्या योजना है आगे देखो लिखा है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ठीक है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं, बिल्कुल ठीक है। 2 सड़कें कैसी कैसी कौन कौन सी दिशा में हैं? उत्तर पश्चिम, एक उत्तर दक्षिण दिशा में है और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में है। 2 सड़कें, एक ऐसी पूर्व पश्चिम बना दो और एक उत्तर दक्षिण बना दो। 2 यहाँ पर सड़कें हैं, नगर के मुख्य मार्ग की 2 सड़कें हैं यहाँ पर। कौन कौन सी है? एक तो हमारी उत्तर दक्षिण है और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में है। बहुत ठीक है, बहुत ठीक। आगे और कुछ लिखा है, देखो और देखो आगे लिखा है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। जो मुख्य सड़कें हैं ना, उनके समांतर और कुछ सड़कें बनाई गई हैं जो परस्पर कितनी दूरी पर हैं? 200 मीटर की दूरी पर। हर 200 मीटर की दूरी पर नगर में सड़कें हैं, बिल्कुल एकदम पैरेलल समांतर सड़कें बनी हैं, ठीक है। मुख्य सड़क के समांतर, ठीक है। इधर भी और इधर भी दोनों साइडों से सड़कें बनी हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है? प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 5 सड़कें यहां पर मान लेते हैं, क्षैतिज वाली जो मुख्य सड़क है उसके समांतर 5 सड़कें हैं और जो आपकी दूसरी ऊर्ध्वाधर सड़क है वो भी आपकी 5, उसमें भी उसी के समांतर 5 सड़कें हैं, ठीक है। दोनों के समांतर, मतलब जो आपकी पूरब पश्चिम सड़क है मुख्य मार्ग वाली, उसके समांतर 5 सड़कें हैं और ये आपकी उत्तर दक्षिण वाली सड़क मुख्य मार्ग है उसके भी समांतर 5 सड़कें दोनों साइड पे बनी है। बहुत अच्छी। आगे देखो, आगे सवाल कहता है कि प्रत्येक दशा में लगभग 5 सड़कें। आगे कहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना मानकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। बहुत अच्छी बात, नगर का मॉडल सजाओ कि हमारी नगर में किस प्रकार से सड़कें हैं, कहां कहां घर हैं, कैसे हैं, उनको हमें दिखाना है। और आगे सवाल कह रहा है कि सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करना। ऐसा नहीं है कि आप डामर रोड बिछा दो, ऐसा नहीं, एक लकीर खींच दो और उस लकीर को ही हम मानेंगे कि एक आपकी एकल क्या है ना, एकल रेखाओं को खींचना है, उसको हमें क्या करना है? सड़क मान लेना है। बहुत अच्छी। अब पूछा क्या गया है बच्चों, और आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। आगे कहता है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट अर्थात चौराहे हो सकते हैं। बिल्कुल सही, हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनता है। इनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरा पूरब पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती है, और आगे लिखा है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा है तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। और इसी परंपरा से हम ये ज्ञात करो, यहां पर 2 बातें पूछी गई हैं, कितनी इस क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 में माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। बच्चों पहले पूरी बात समझो, यहां पर क्या क्या बातें हमें दी गई हैं और क्या क्या बातें हमसे पूछी गई हैं। पहले आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि ये आपका एक कोई मुख्य मार्ग है, ये यहां पर कहीं कोई आपका नगर है और इस नगर का मुख्य मार्ग ये चला गया, एक मुख्य मार्ग ये है, ये इसको हम कह सकते हैं पूरब पश्चिम। इसको यहां पर हम पूर्व दिशा मान लें और पूर्व के अपोजिट साइड होता है वो पश्चिम होता है, ये भी आपको पता है। तो ये आपका पश्चिम हो गया, इधर पश्चिम और इधर आपका पूर्व। और यहां पर देखो ऊपर की ओर यहां पर उसको हम उत्तर मान लेते हैं। क्या मान लें? उत्तर। और नीचे की ओर इसको हम क्या मान लें? दक्षिण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां पर है क्या, ये आपका एक इधर पूरब पश्चिम का मुख्य मार्ग है, एक मुख्य मार्ग आपका उत्तर दक्षिण की ओर है, ऐसा ही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, यहां पर आपके नगर के लिए 2 मार्ग गए, एक तो पूरब पश्चिम दिशा में गया, एक उत्तर दक्षिण दिशा में गया।
बात आई समझ में? यहां पर इसको क्या कहेंगे, ये नगर का केंद्र बिंदु है। ये क्या है? नगर का केंद्र बिंदु। प्रश्न आपका ये कहता है कि जो पूरब पश्चिम दिशा में मुख्य मार्ग है उसके समांतर ये आपके ये इस तरीके से समांतर पांच आपकी सड़कें चलेंगी। समांतर, ऐसा नहीं है कि सड़क यहां से ऐसी चलेगी टेढ़ी बेढ़ी, ऐसा नहीं है। इस मुख्य मार्ग के समांतर एक सड़क देखो यहां पर आपको ऐसे बना देनी है। ये पहली सड़क हो गई, इसको यहां दूसरी सड़क बनाना है, ये तीसरी सड़क बनाना है, इसको चौथी सड़क बनाना है, इसको पांचवी सड़क बनाना है। देखो पांच सड़क, पांच ही कही है उसने। और ऐसा भी कहा है कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर की दूरी मानते हुए बनाओ। भाई ये आपका 1 सेंटीमीटर का जो इकाई दिखाई दे रही है वो 200 मीटर की दूरी पर सड़क है। प्रश्न कहता है 200 मीटर की दूरी पर ये समांतर सड़कें चली गई ऐसी। बात आ रही समझ में? ये समांतर सड़कें, ऐसा नहीं है कि इधर हमने बनाया नहीं तो है नहीं, इधर भी ऐसा है ना, इधर की ओर बना सकते हो। देखो बना दें, ठीक है। ये हमारी जो सड़कें हैं वो आपको ऐसे समांतर रखनी है। ये मुख्य सड़क के समांतर सड़कें आपको ऐसी बनानी, ठीक है। कितनी दूरी पर बनानी है? 200 मीटर की दूरी पर। ये सब 200 की मीटर की दूरी पर है, लेकिन चूंकि 200 मीटर अगर आप दूरी पर ये अपने कागज पर, आप अपने नोटबुक के कागज पर 200 मीटर की दूरी का गैप देके अगर सड़क बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो। इसलिए क्या करना, एक पैमाना, प्रश्न में कहा है एक पैमाना मानो कि 200 मीटर का ये 1 सेंटीमीटर मानो, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये सड़कें बना दो तो 200 मीटर ही मान लो। 200 मीटर को क्या मानोगे? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये सड़कें बना दी, इनको हम कहेंगे कि 200 मीटर की दूरी पर सड़क है। ये है देखो सड़क नंबर 1, क्या है ये? सड़क है पहली, इसको नंबर 1 दें। इसको कहें सड़क नंबर 2, यहां पर दूसरी सड़क है। ये है सड़क नंबर 3, इसको कहेंगे तीसरी सड़क है। और इसको कहेंगे सड़क नंबर 4, यहां पर कहेंगे चौथी सड़क है। और इसको कहेंगे सड़क नंबर 5, और ये आपकी 5वीं सड़क है, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस मुख्य मार्ग के समांतर ये 5 सड़कें गई हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि इस मुख्य मार्ग के समांतर भी 5 सड़कें आई हैं। तो यहां भी देखो 200 मीटर की दूरी पर हैं, इसलिए इसको भी आप क्या करोगे? 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहां पर भी सड़कें बना देनी है। देखो ध्यान दें, पहली सड़क ये आपकी एक पहली सड़क है, सड़क नंबर 1। यहां पर लिखना है सड़क नंबर 2, यहां पर लिखना है सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 3, यहां पर लिखना है सड़क नंबर 4, और यहां पर लिखना है सड़क नंबर 5। यहां पर भी देखो हमने 5 सड़कें बना ली। पहली सड़क आपकी ये है, दूसरी ये है, तीसरी आपकी यहां पर हमने लिख दिया है, चौथी और 5वीं। 5 सड़कें ऐसी हैं और 5 सड़कें ऐसी हैं, ठीक है। जहां जैसा प्रश्न कहता है वैसा पहले देखो बनाने की कोशिश करो कि यहां में क्या क्या प्रश्न में दिया गया है। इतनी बात तो समझ में आई कि यहां पर एक पूर्व पश्चिम मुख्य मार्ग है, एक उत्तर दक्षिण मुख्य मार्ग है। 2 मुख्य मार्ग इस नगर के लिए हैं और इन दोनों मुख्य मार्गों के समांतर 5 सड़कें बनानी है। इसके समांतर 5 सड़क, नगर में टोटल 5 सड़कें हैं। प्रश्न कहता हम वैसे ही तो करेंगे। 5 सड़कें नगर में हैं टोटल, जो कितनी कितनी दूरी पर हैं? 200 की मीटर की दूरी पर हैं। ये सब 200 की मीटर की दूरी पर 5 सड़कें हैं, ठीक है। और हैं कैसी? मुख्य मार्ग के समांतर। यहां पर 200 सेंटीमीटर को हमने 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानते हुए हमने यहां पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर 5 सड़कें बना ली। और ये भी मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग है, तो इस मुख्य मार्ग के समांतर भी देखो 5 सड़कें यहां पर हमने बनाई 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात 200 की मीटर की दूरी पर। 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर भी देखो 5 सड़कें हैं और इसी प्रकार यहां पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यहां पर 5-5 सड़कें हैं। जो प्रश्न कह रहा है उसको समझो। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमसे पूछा क्या है, प्रश्न में ऐसा पूछा है। अब देखो यहां पर जो हमसे पूछा गया है उसको देखते हैं। अभी तक तो हमने मॉडल बना के तैयार किया कि भाई ऐसा हमारा नगर का मॉडल है कि यहाँ पर एक मुख्य मार्ग ये है, एक मुख्य मार्ग ये है और 5 सड़कें हमारी इस पूरा पश्चिम वाले मुख्य मार्ग के समांतर हैं और उत्तर दक्षिण मुख्य मार्ग के समांतर भी 5 सड़कें हैं। ऐसा हमारा इस नगर का मॉडल है। अब प्रश्न पूछता क्या है, देखो इसको समझो बच्चों। यहां पर आप यहां पर देख रहे हो, जहां पर
जैसे आपका एक सड़क ये है और एक सड़क ये है, तो भैया इसको क्या कहोगे बच्चों? इसको चौराहा कहेंगे। चार जहां राहें होती हैं उसी को तो चौराहा कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो लिखा है क्रॉस स्ट्रीट। क्रॉस का मतलब जहां पर ये एक दूसरे को गलियां काट रही, गलियां का मतलब जो आपके ये मुख्य मार्ग होते हैं और उसके बाद में जो सड़कें पड़ी होती हैं उनको गलियां कहते हैं। इसीलिए देखो स्ट्रीट का है, स्ट्रीट मानी होता है गली, ये गली और एक ये गली, इन दोनों का गलियों का जो कटान बिंदु है इसको चौराहा कहते हैं या क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे। ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट, ये सब क्रॉस स्ट्रीट हैं। यहाँ पर सब चौराहे बने हुए हैं, ये सब चौराहे है कि चौराहे नहीं है। अब प्रश्न आपसे कहता क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, इसको देखें। पहले उसने एक एग्जाम्पल दिया, पहले इसने एक एग्जाम्पल दिया। देखो क्या एग्जाम्पल दिया है, ये कहा है कि पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और क्रॉसिंग पर मिलती है। इससे पहले और देखो ये लिखा है आगे, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती, जो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, देखो सड़क नंबर उत्तर दक्षिण कहाँ है, ये है। दूसरी सड़क कहाँ है, पहली सड़क तो देखो ये है और दूसरी सड़क आपकी ये है। तो दूसरी सड़क जो उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है बच्चों कौन सी है, ये वाली है ना, है कि नहीं है। और इसके बाद में लिखा है कि दूसरी सड़क जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। पांचवी सड़क जो पूर्व पश्चिम ये दिशा है, पांचवी सड़क कहाँ है, देखो सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4, सड़क नंबर 5। आप देख रहे हो ये पांचवी सड़क है जो ये पश्चिम पूरब पश्चिम दिशा में है, जो पांचवी सड़क आपकी ये है। और उत्तर दक्षिण दिशा में है वो आपकी ये दूसरी सड़क है। तो बच्चों ये कहता है कि ये जो आपका चौराहा है इसको कैसे प्रदर्शित किया गया है, इसको प्रदर्शित ऐसे किया गया है। देखो कैसे प्रदर्शित, यहां से हमने बताया कि अगर इस चौराहे अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा। यहां देखिए इधर की ओर हम कितने चले, 2 इकाई, 1 2, ऊपर 1 2 3 4 5 इकाई चले, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, 2,5 कहेंगे। बच्चों एकदम समझ में आई बात कि नहीं, फिर से समझो। इस चौराहे का अगर हमें लोकेशन बताना है तो क्या बताओगे, इस चौराहे को क्या कहोगे बच्चों, इस चौराहे को हम कहेंगे कि उत्तर, ये ना उत्तर दक्षिण है, उत्तर दक्षिण दिशा में जो गलियां जा रही हैं वो दूसरी गली है, ये सड़क नंबर 2 है ना, दूसरी गली है। और इधर जो पूरब पश्चिम दिशा में है उसमें पांचवी गली, देखो ध्यान दें, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी गली। तो यहां से इधर की ओर दूसरा, इधर से ये पांचवा, कहां पर देखो चौराहा बन रहा है, 2,5 बन रहा है। तो अगर इस चौराहे को हम 2,5 कहें तो जो हमसे प्रश्न कहता है उस चौराहे को क्या कहोगे। क्या पूछा है बच्चों, ध्यान से समझो। यहां पर इसमें ऐसा कहा गया है, नंबर 1, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 किसको माना जा सकता है, देखो ध्यान दें, 4 का मतलब देखो 1 2 3 4, ये आपका देखो 4 चौथी सड़क है ना। चौथी सड़क के बाद 4 क्या कहा है, 4,3, तो चौथी सड़क तो बच्चों ये 1 2 3 चौथी सड़क ये हो गई है ना, ये वाली। अब ऊपर की ओर 3 जाना है तो 1 2 3 बच्चों ये हमारा चौराहा बन गया। देखो ध्यान दें, इस चौराहे को हम यहाँ पर ए नाम दे दें और इसको हम कहेंगे 4 इधर और 3 इधर, तो इसलिए इसको हम 4,3 कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, 4,3। क्या ये दूसरा कोई ऐसा चौराहा होगा जिसको 4,3 कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। कोई भी क्रॉस स्ट्रीट ऐसा नहीं है जिसके निर्देशांक 4,3 हो, केवल एक ही ऐसा चौराहा है जिसको हम 4,3 नाम दे सकते हैं, जो कि हमने ए नाम से दिया है। ठीक है, तो आपको अपने आंसर में क्या लिखना है, आपसे पूछा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो आपको लिखना है केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, जो कि ए है। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या देना है, यहां पर पहला आंसर क्या देना है, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 4,3, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट ए जिसको हम कहेंगे 4,3 है, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट है ए जिसको हम 4,3 कहेंगे, केवल एक ही है। दूसरा यहाँ कहीं भी इसको हम इन किन्हीं को अगर हम कहें तो हर एक के लोकेशन अलग अलग है, किसी को भी 4,3 नहीं कह सकते। यहाँ भी चौराहा है, यहाँ भी चौराहा है, यहाँ भी चौराहा है, सब चौराहे हैं, लेकिन किसी को 4,3 नहीं कहेंगे, केवल एक ही को कहें।
ऐसा प्रश्न क्या था, कितने हैं ऐसे चौराहे जिनको 4,3 कहोगे, तो बच्चों केवल एक है ऐसा चौराहा जिसको हम 4,3 कहेंगे। इसी टाइप में आपको यहां दूसरा प्रश्न का उत्तर देना है। देखो अब यहां पर लिखा है 3,4, यहां पर लिखा है केवल एक ही ऐसा चौराहा है, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, हम इसको बी नाम दे देते हैं। देखो कौन सा लिखा है, 3,4, 3,4 है, केवल एक ही होगा, इसको बी कहें। देखो कहां बी बताओ, बनाओ, इसमें कहां बनाओगे, 3,4 मतलब यहां देखो 1 2 3, तो हमने इधर चला, 3 इधर चला, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 इधर चला, ऊपर की ओर कितना जाना है, देखो 4 जाना है, 4 जाओ ऊपर, तो 1 2 3 4, ये बच्चों है बी बिंदु, इसको कहेंगे। और इसका अगर हम यहाँ पर नाम दें, बिंदु दें, तो 3 इधर 4 इधर, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3,4 कहेंगे। ठीक है, ये बी बिंदु केवल एक ऐसा ये क्रॉस स्ट्रीट है, या ये कहें कि ये ऐसा एक चौराहा है जिसको हम 3,4 कहेंगे। कोई दूसरा चौराहा ऐसा नहीं है जिसको हम 3,4 कहें। ठीक है बच्चों, यही दोनों प्रश्न इसमें पूछे गए थे, और बहुत ज्यादा कुछ आगे यहाँ पर है नहीं, बस यही इसकी एक्सरसाइज का एंडिंग है। ठीक है, यहीं पर एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। आगे आपको अब एक और एक्सरसाइज पढ़नी है जिसमें बहुत ढेर सारी चीजें जो अभी हमने बेसिक में आपको बताई कि भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, ये सारी बातें 3.2 एक्सरसाइज में पढ़नी है, जो इससे अगले वाले वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कहीं पर भी कोई डाउट्स अगर है तो बच्चों निसंकोच यहाँ पर आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर के मैसेज देकर हमें आप प्रश्न को पूछ सकते हो, अगर आपका कहीं पर कोई डाउट है तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें।